उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की शाखर्ची उनके लिए मुसीबत बन गई। लाहौर के जमान पार्क इलाके में उनका आलीशान घर है, जिस पर टैक्स विभाग ने उन्हें 14 लाख पाकिस्तानी रुपए का नोटिस थमा दिया। जिसके मुताबिक इमरान खान ने लाहौर के जमान पार्क में मौजूद अपने पुराने घर को तोड़वाकर नया आलीशान बंगला बनवाया, जिस पर लाहौर प्रशासन ने उन्हें 14 लाख पाकिस्तानी रुपए का लग्जरी टैक्स नोटिस भेज दिया, जिसके बाद इमरान खान को मजबूरी में यह टैक्स भरना पड़ा। इससे पहले लाहौर प्रांत के टैक्स विभाग ने इमरान खान से उनके नए घर का रिकॉर्ड मांगा था और उसी के आधार पर उन्हें यह नोटिस भेजा गया। इससे पहले भी इमरान खान को दूसरे मामलों में 36 लाख पाकिस्तानी रुपए का टैक्स नोटिस भेजा गया था। इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का आरोप है कि शहबाज शरीफ सरकार के इशारे पर टैक्स विभाग उन्हें नोटिस पर नोटिस भेज रहा है। लेकिन इमरान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इमरान खान की पत्नी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बड़ा दावा कर दिया। शहबाज शरीफ ने दावा किया कि इमरान खान ने 2019 में अपनी पत्नी को भ्रष्टाचार के आरोपों से बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, ताकि किसी भी सूरत में बुशरा बीबी को बचाया जा सके। शहबाज शरीफ ने दावा किया कि इमरान खान ने मौजूदा सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को 2019 में साजिश के तहत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख पद से हटा दिया था। उनके मुताबिक तब आसिम मुनीर ने इमरान खान की पत्नी से जुड़े भ्रष्टाचार के सबूत पेश किए थे। दावा किया गया कि इसी के बाद इमरान खान इतने ज्यादा भड़क गए थे कि उन्होंने आसिम मुनीर को उनके पद से ही हटा दिया था। हालांकि इमरान खान ने शहबाज शरीफ के आरोप को पूरी तरह से गलत बता दिया। हालांकि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को कोर्ट से राहत मिल गई। अल कादिर ट्रस्ट मामले में आरोपी बुशरा बीबी की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने 31 मई तक रोक लगा दी, जबकि इसी मामले में इमरान खान को कोर्ट ने 8 जून तक राहत दी। असल में इमरान खान और बुशरा बीबी पर अल कादिर यूनिवर्सिटी के नाम पर यूके से आई करोड़ों की रकम का गबन करने का आरोप है। दावा है कि इस यूनिवर्सिटी के 2 ही ट्रस्टी हैं, जिसमें एक इमरान और दूसरी उनकी पत्नी बुशरा है। यही वजह है कि इमरान खान के अलावा उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, जिसके बाद कोर्ट ने 5 लाख पाकिस्तानी रुपए के बॉन्ड पर उन्हें 31 मई तक राहत देने का फैसला लिया। इस बीच इमरान खान की काली मर्सिडीज कार पर वहां की सुप्रीम कोर्ट को सफाई देनी पड़ गई। इमरान खान को जमानत दिए जाने के बाद से ही वहां की सरकार सुप्रीम कोर्ट को घेरने में लगी है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर इमरान खान को मर्सिडीज कार मुहैया कराने पर आरोप लगा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सफाई देते हुए कहा कि इमरान खान को कोर्ट में पेश होने के लिए मर्सिडीज गाड़ी मुहैया नहीं कराई गई। 11 मई को अल कादिर ट्रस्ट मामले में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने इमरान खान को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को काली मर्सिडीज गाड़ी में लाया गया। पाकिस्तान सरकार में मंत्री एहसान इकबाल ने ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट पर इमरान खान को महंगी कार मुहैया कराने का आरोप लगाया था। इस पर सफाई देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जजों की पीठ के निर्देश पर इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान को गाड़ी मुहैया कराई थी। उधर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के ओलंपिक्स पार्क में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ और ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने प्रधानमंत्री को बॉस कह दिया। वहां हुए कार्यक्रम में 20,000 से ज्यादा भारतीय मूल के लोग शामिल हुए। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया की अलग अलग कंपनियों के सीईओ और प्रतिनिधियों से मुलाकात की, जिसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के ओलंपिक्स पार्क पहुंचे, जहां उनके स्वागत के लिए करीब 20,000 भारतीय मूल के लोग मौजूद रहे। पीएम और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज जब वहां पहुंचे तो पूरा ओलंपिक्स पार्क खचाखच भरा था और जैसे ही भीड़ ने पीएम को देखा, मोदी मोदी सुनाई देने लगा। यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने भारत के प्रधानमंत्री को बॉस कह डाला। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। यानी एंथनी एल्बनीज ने भारत के प्रधानमंत्री का लोहा मान लिया। इससे पहले पापुआ न्यू गिनी में भी उनका जबरदस्त स्वागत हुआ था। वहां के पीएम ने तो उनके पैर तक छू लिए थे। इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का असर फ्रांस में आयोजित 76वें कैन फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाई दिया। आयोजन के दौरान यूक्रेन समर्थक एक महिला ने खुद पर खून जैसा दिखने वाला लाल रंग उड़ेल लिया। उस महिला ने यूक्रेन के झंडे के रंग के कपड़े पहने हुए थे और जैसे ही वो कैन फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर पहुंची, उसने खुद पर खून जैसा दिखने वाला लाल रंग डालना शुरू कर दिया, जिसके बाद वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे तुरंत ही रेड कार्पेट से हटा दिया। माना जा रहा है कि उस महिला ने रूस यूक्रेन युद्ध का विरोध करने के लिए ऐसा किया, जिसके लिए वो यूक्रेन के झंडे के रंग के कपड़े पहनकर आई थी। यही नहीं, जब तक उस महिला को सुरक्षा कर्मी वहां से हटा पाते, लोगों ने उसका वीडियो बना लिया, जिसके बाद वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उधर रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने ट्विटर के मालिक एलॉन मस्क को यूक्रेन के बखमूत का दौरा करने का न्योता दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि एलॉन मस्क उनके बुलावे पर एक बार रूस के कंट्रोल वाले बखमूत जरूर आएंगे, क्योंकि पिछले साल अक्टूबर में एलॉन मस्क ने ट्विटर पर उनसे बखमूत के बारे में एक सवाल पूछा था, जिसके जवाब में रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने दावा किया कि अब एलॉन मस्क को खुद ही बखमूत आकर वहां की सैर करनी चाहिए, क्योंकि मेदवेदेव का मानना है कि रूस ने बखमूत पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है और वहां आने के बाद एलॉन मस्क को बखमूत पर किए उनके सवाल का जवाब मिल जाएगा। हालांकि एलॉन मस्क ने अब तक उनके इस ट्वीट पर कोई जवाब नहीं दिया। इधर रूस ने सुमे पर फिर से खतरनाक हमला कर दिया और वहां रहने वाले 5 समुदायों को निशाना बनाया।
ये दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया और जानकारी दी गई कि रूस की ओर से गोले बरसाए गए, जिसमें एक आदमी घायल हो गया और भारी नुकसान भी हुआ। रूस लगातार यूक्रेन पर बड़े हमले कर रहा है और यूक्रेन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि यूक्रेन की सेना रूस के सामने घुटने टेक दे। सुमी में हुआ खतरनाक अटैक उसी का हिस्सा है। सुमी यूक्रेन से लगने वाले रूस के बॉर्डर के उत्तर पूर्वी इलाके में है और इस पर कब्जा पाने के लिए रूस लगातार हमले कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन ने दावा किया कि अप्रैल 2022 में उसने रूस के कब्जे से सुमी के कुछ हिस्सों को आजाद करवा लिया था, जिसके बाद से ही रूस उन पर वापस कब्जा पाने की कोशिश कर रहा है। उधर रूस की सेना ने दावा किया कि यूक्रेन की फौज ने सीमा से लगे उसके इलाके पर हमला कर दिया। ज़ेलेंस्की की सेना के हमले में 8 लोग घायल हो गए और वहां भारी नुकसान हुआ। रूस के दावे के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने उसके ग्राइवरन शहर पर बम बरसाए। ये इलाका यूक्रेन की सीमा से करीब 5 किलोमीटर दूर है। हमले के बाद का वीडियो भी रूस की सेना ने जारी किया, जिसमें एक मकान में भारी गोलाबारी के निशान नजर आए और मकान की छत टूटी दिखी। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में भी खेतों और इमारतों के ऊपर धुआं उठता दिखाई दिया। हालांकि यूक्रेन ने इस हमले से इनकार किया। इस बीच रूस ने FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के कड़े कदम से बचने के लिए भारत से मदद की गुहार लगाई। FATF वो संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर नजर रखती है और रूस को डर है कि अगले महीने तक FATF उसे ब्लैकलिस्ट कर सकती है, जिसके बाद रूस के लिए दूसरे देशों से डिफेंस और बिजनेस डील करने में मुश्किल हो जाएगी और इसका सबसे बड़ा असर उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों की पाबंदियों की वजह से रूस की आर्थिक हालत उतनी अच्छी नहीं है। ऐसे में अगर FATF के मोर्चे पर भी उसे राहत नहीं मिली तो उसकी अर्थव्यवस्था पटरी से उतर जाएगी, क्योंकि यूक्रेन पर हमला करने की वजह से रूस पहले से ही इस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की सदस्यता खो चुका है। ऐसी स्थिति में रूस ने भारत से मदद की गुहार लगाई ताकि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी वकालत करे, जिससे दुनिया में उसकी छवि सुधर सके। इधर उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। साथ ही अगले 4 दिन यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं से पूरी तैयारी के साथ आने की अपील की, क्योंकि मौसम विभाग ने केदारनाथ में आने वाले 4 दिनों यानी 26 मई तक तेज बारिश के साथ ओले गिरने का अनुमान जताया और इसके साथ ही केदारनाथ धाम समेत पूरे रुद्रप्रयाग में तेज बारिश शुरू हो गई। हालांकि मौसम को देखते हुए केदारनाथ प्रशासन भी पूरी तैयारी कर रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। इस बीच दिल्ली में पड़ रही भीषण गर्मी ने फिर लोगों के पसीने छुड़ा दिए। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहा। हालांकि इस दौरान हीट इंडेक्स 51 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया। हीट इंडेक्स में तापमान के साथ साथ हवा की नमी को भी मापा जाता है और 51 डिग्री सेल्सियस के हीट इंडेक्स का मतलब यह है कि दिल्ली में तापमान इससे कम तो है, लेकिन लोगों को 51 डिग्री सेल्सियस जैसी गर्मी का एहसास हो रहा है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने सुबह से हल्की बारिश होने का अनुमान जताया, जिसकी वजह से अगले 4 से 5 दिनों तक लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। इधर प्रधानमंत्री की डिग्री के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन्स जारी किए गए। गुजरात की अहमदाबाद की अदालत ने केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी समन्स जारी किए और दोनों को 7 जून को कोर्ट में पेश होने को कहा। ये समन्स गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किए गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 23 मई को पेश होने के लिए समन्स किए गए थे, लेकिन दोनों में कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ। ये मामला पीएम की डिग्री पर अपमानजनक बयान से जुड़ा है। उधर स्विट्जरलैंड के जिनीवा में WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक शुरू हो गई, जिसमें संगठन के मुखिया ने दुनिया को अगली महामारी से सावधान किया। उन्होंने 2 टूक कहा कि दुनिया को आने वाली महामारी से बचने के लिए तैयारियों पर जोर देना चाहिए, क्योंकि कोरोना ने दुनिया को उलट-पुलट कर रख दिया। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुखिया ने इसी वजह से बयान दिया कि दुनिया को आने वाली अगली महामारी को रोकने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि उस पर पहले से बातचीत करने और तैयारियों को आगे बढ़ाने का ये सही समय है। WHO की तरफ से कोरोना पर जारी आपातकालीन स्थिति को कुछ ही दिन पहले खत्म कर दिया गया है और इस बीच स्विट्जरलैंड के जिनीवा में 76वीं विश्व स्वास्थ्य संगठन की सभा की शुरुआत हो गई, जो 10 दिनों तक चलेगी। इधर पश्चिम बंगाल के मालदा में अवैध पटाखों से विस्फोट का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। वहां के मालदा के इंग्लिश बाजार में भी एक पटाखा दुकान में विस्फोट के बाद आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। घटना बंगाल के मालदा के इंग्लिश बाजार में हुई। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि सुबह करीब 6 बजे एक पटाखे की दुकान में जबरदस्त धमाका हुआ और फिर आग लग गई और देखते ही देखते आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। 2 दिन पहले भी पश्चिम बंगाल के एग्रा इलाके में अवैध पटाखा फैक्ट्री में आग लगी थी और 12 लोगों की जान चली गई थी और इस बार पटाखों की दुकान जल उठी। दमकल विभाग ने बताया कि दुकान में बड़ी मात्रा में विस्फोटक थे, जिसकी वजह से उन्हें आग बुझाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा।